हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हर्षिता असनानी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर विच इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, बहुत इजी चैप्टर है और इसके सिर्फ 2 लेक्चर्स होंगे जिसमें से एक लेक्चर आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको ढंग से देखेंगे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इस चैप्टर के अंदर पहले तो समझ लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो हम समझेंगे प्योर का मतलब क्या होता है, मिक्सचर का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि 2 टाइप के मैटर होते हैं, एक तो बता ही दिया मैंने, एक होता है प्योर और एक होता है मिक्सचर, राइट। और उसके बाद हम इनके सब क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, एज इन प्योर के कितने टाइप्स होते हैं और मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस के 2 टाइप्स होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और जो मिक्सचर होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। बेसिकली मिक्सचर की अगर हम देखें तो 2 क्लासिफिकेशन होती हैं। एक क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और एक क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिवाइड करते हैं हम मिक्सचर्स को, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। और पार्टिकल साइज के बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। आज जो हमारी क्लास है इसमें हम समझने वाले हैं, मेजरली हम फोकस करेंगे कि मिक्सचर होते क्या हैं। उसके बाद हम ये वाले होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हम बस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सस्पेंशन और कोलॉइड पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ द चैप्टर, राइट। आज हमने सिर्फ एक क्यों उठाया पार्टिकल साइज के बेसिस पे, सोल्यूशन ही क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज सोल्यूशन ही एक ऐसा पार्ट है जो बहुत वास्ट है। मतलब उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, तो हम वो सब पढ़ने वाले हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। देखो, अगर तो आप लेमैन से किसी से पूछोगे, मतलब एनीवन हु इज अराउंड यू, और पूछो कि भाई आपके हिसाब से प्योर का मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं प्योर मिल्क, प्योर देसी घी बोलते हैं ना, तो उसका क्या मतलब होता है। आपने सुना होगा, आपके मम्मा पापा भी बोलते हैं कि जिस चीज में मिलावट ना हो वो प्योर होता है ना। तो अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन के बेसिस पे या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन की जो ओपिनियन है उससे समझे, तो प्योर का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट अडल्ट्रेटेड, मतलब जिसमें कुछ खराब चीज नहीं है, जिसमें कुछ गंदगी नहीं मिली हुई है, राइट, विच इज इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है, विदाउट अडल्ट्रेशन। बट यही अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछोगे या फिर किसी केमिस्ट से, मतलब जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनसे पूछोगे, तो अकॉर्डिंग टू अ साइंटिस्ट a pure thing is anything that cannot be broken down further into simpler parts by physical processes। मतलब जैसे मान लो आपने चीनी और पानी का घोल बना लिया, ठीक है जी। अब मान लो आप वापस इसको कूल डाउन करोगे तो क्या हो जाएगा, डीक्रिस्टलाइज हो जाएगा, मतलब चीनी अलग पानी अलग हो जाएगा और आप चीनी को सेपरेट कर लोगे, राइट। और कोई भी चीज ले लो, लेट्स से आपने कुछ भी ले लिया, कोई भी मिक्सचर ले लो, तो आप उसको किसी ना किसी तरीके से सेपरेट कर पाओगे। बट यही अगर आप सिर्फ चीनी ले लो या फिर सिर्फ सॉल्ट ले लो या फिर ले लो सोडियम एलिमेंट ले लो कोई भी, या फिर कोई सॉल्ट ले लो, NaCl ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कुछ भी ले लो ऐसा, तो अब इसको नमक को तो आप नहीं फिल्ट्रेशन से अलग कर पाओगे कि सोडियम अलग क्लोरीन अलग। तो ये ऐसी चीजें जिनको फिजिकल मेथड से, मतलब फिल्ट्रेशन से, बॉइलिंग से, टेम्परेचर चेंज करने से, डिस्टिलेशन से, ऐसे किसी भी प्रोसेस से जिनको अलग नहीं किया जा सकता है, उनको हम बोलते हैं प्योर। हाउएवर जिनको हम आसानी से फिजिकल प्रोसेसेस से अलग कर सकते हैं, मतलब उनको जो भी उसके पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उनको अलग अलग कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है कि अकॉर्डिंग टू अ साइंटिस्ट और अकॉर्डिंग टू साइंस, मतलब जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, प्योर सब्सटेंस इज एनीथिंग दैट
कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू simpler particles by the help of physical methods. Any substance which cannot be broken down further by physical means or physical method. अब जैसे फॉर अ लेमैन और फॉर अ नॉर्मल पर्सन मिल्क इज प्योर, है ना. आजकल लोग बोलते हैं यहाँ से दूध लोगे तो बहुत प्योर होगा. कुछ कंपनीज क्लेम करते हैं हमारा दूध बहुत प्योर है, देसी घी बहुत प्योर है. बट मिल्क को अगर आप एक साइंटिस्ट के नजरिए से देखोगे तो वो प्योर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज का नहीं बना है. उसको मतलब उसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे फैट्स है, प्रोटीन्स हैं और वाइटामिन है, ये सब चीजें, राइट. तो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड प्योर. ये बात समझ में आ गई. तो मिल्क इज अ मिक्सचर फॉर अस. हाउएवर फॉर अ नॉर्मल पर्सन मिल्क लगेगा उनको इसमें कुछ मिला थोड़ी है, तो ये तो प्योर है. बट अगर आप साइंस के नजरिए से देखोगे तो वो प्योर नहीं है, क्योंकि वो एक मिक्सचर है बहुत सारी चीजों का. ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक को समझना. सबसे पहले तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को ही पढ़ लेते हैं. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर पार्टिकल जो है वो अच्छे से इस तरीके से डिसॉल्व हो जाता है. सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है. सॉल्यूट होता है जिसे कम मात्रा में डाला जाता है, जिसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं. और सॉल्वेंट क्या होता है, मीडियम को बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नमक और पानी का घोल बना रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें पानी ज्यादा होगा, नमक कम डलेगा और नमक को पानी में घोलेंगे. ओके, तो सॉल्यूट क्या होता है, जिसको डिसॉल्व किया जाता है, विच इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट क्या होता है, वो मीडियम होता है जिसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है. ये बात क्लियर. आगे बढ़ते हैं. अब होमोजीनियस के अंदर क्या होता है, जैसे होमोजीनियस क्या है, लेट्स से लेमनेड है, होमोजीनियस है. एक बार अगर नींबू पानी आपने बना दिया, उसमें आपने शुगर ऐड करी होगी, उसमें आपने कुछ भी मान लो सॉल्ट ऐड किया है, उसके अंदर आपने पानी ऐड किया है. बट वंस इट इज प्रिपेयर्ड, तो अगर आप एक सिप लोगे तो हर सिप में सेम टेस्ट आएगा. मतलब शुगर, सॉल्ट और वाटर बहुत ही यूनिफॉर्मली एक दूसरे में से मिल चुके हैं, है ना. तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसको देख के आप बता ही नहीं सकते उसके फिजिकल अपीयरेंस से कि इसमें एक से ज्यादा चीजें हैं, या फिर इवन इफ यू कैन टेल, मतलब बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट, बट स्टिल उसको आप बहुत ही आसानी से वो नहीं कर सकते कि अलग से डिस्टिंक्शन दिख रहा है कि सल्यूट ये है, सॉल्वेंट ये है. वो सब एकदम यूनिफॉर्मली आपस में मिक्स हो जाते हैं और हर जगह सेम टेस्ट रहेगा या फिर सेम कॉम्पोजिशन रहेगा, है ना. ऐसे कुछ भी ले लो, सॉल्ट और पानी का घोल ले लो. सॉल्ट जब एक बार पानी में घुल गया तो आप बता भी नहीं सकते कि इसमें सॉल्ट मिला हुआ है, राइट. वो टेस्ट करके मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो इतना यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाता है. और अगर आप वो वाटर को सिप करोगे तो हर सिप में सेम टेस्ट आएगा, विच टेस्टिमोनाइजेस टू द फैक्ट कि जो सॉल्ट है वो ढंग से पूरे के पूरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो चुका है. तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस. अब हेट्रोजीनियस क्या होगा, एकदम इससे ऑपोजिट. कभी आपने देखा है सॉल्ट और पानी का घोल, सॉइल और पानी का घोल, उसमें जब आप सॉइल डाल रहे हो तो आसानी से पता लग रहा है ना कि हाँ भाई ये पानी है और पानी के अंदर मिट्टी घोली हुई है. उसके अलावा थोड़ी देर अगर आप उसको एज इट इज छोड़ दो रेस्ट पे, तो वो जो सॉइल है वो बॉटम ऑफ द टैंक पे सेटल डाउन कर जाती है, क्योंकि वो भारी होती है. तो बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स वेट इट टेंड्स टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक. तो ऐसे जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं ना, वो होते हैं अनस्टेबल. अब अनस्टेबल का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा मिक्सचर या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको मतलब थोड़ी देर अगर रेस्ट पे छोड़ा जाए तो पहले जैसा ना रहे, मतलब उसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो अलग हो जाए या डिस्टिंक्टली दिखने लग जाए, राइट. जो हर वक्त एक सार ना रहे बेसिकली, है ना. क्या बोलते हैं कि ये बंदा भाई स्टेबल है, इसकी एक जॉब है, इसका एक घर है, इसका एक सेट रूटीन है. अनस्टेबल कौन सा है, जिसका कोई रूटीन ही नहीं है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है. तो अनस्टेबल सोल्यूशन क्या होगा या फिर अनस्टेबल मिक्सचर क्या होगा, जिसके जो पार्टिकल है, सल्यूट है, सॉल्वेंट है, ये सबका कुछ मतलब पहले आराम से यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्मली घुला हुआ है, बट आफ्टर सम टाइम वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगा सॉल्यूट और हमें वो दोनों अलग अलग दिखने लगेंगे। हाउएवर होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता। अगर आप सॉल्ट और पानी के घोल को रखोगे तो ऐसा थोड़ी है कि सॉल्ट नीचे बैठ जाएगा थोड़ी देर के अंदर। सॉल्ट तो एज इट इज घुला रहेगा, डिसॉल्व स्टेट में रहेगा पानी के अंदर, राइट। तो ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सॉल्यूट, उसके अलावा स्टेबल होता है, मतलब सेटल डाउन नहीं करेगा अगर आप रेस्ट पे छोड़ दोगे, जैसा है एज इट इज वैसा ही रहेगा। हेट्रोजीनियस उल्टा है। आप आसानी से फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे देख के बता सकते हो कि ये हेट्रोजीनियस है। क्यों हेट्रोजीनियस है? क्योंकि अलग अलग वो चीजें डिस्टिंक्टली आपको विजिबल है और ऑल्सो वो अनस्टेबल है, मतलब अगर आप उसको रेस्ट पे छोड़ेंगे तो थोड़ी देर में सॉल्यूट नीचे सेटल डाउन कर जाएगा या फिर एटलीस्ट आपको डिस्टिंक्टली विजिबल हो जाएंगे पानी भी, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है भाई, ये हो गया। ये था फर्स्ट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स किस बेसिस पे हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स और फिजिकल अपीयरेंस, है ना। फिजिकल अपीयरेंस में भी आप देख के बता सकते हो कि हाँ भाई ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और ये होमोजीनियस मिक्सचर है, समझ रहे हो। और फिजिकल अपीयरेंस क्लियर है। अब ये हमने पढ़ा ही क्यों, इसके लिए दो क्लासिफिकेशन बनाई ही क्यों? क्योंकि ये जो पहली क्लासिफिकेशन के अंदर हमने दो चीजें पढ़े, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आगे जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसके भी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर हम पढ़ने वाले हैं उनको भी हम इस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे कि चलो अच्छा सोल्यूशन है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, सस्पेंशन है, वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। तो दोनों लिंक्ड है इन अ वे दैट जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसके वो पढ़ने के लिए हमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन की भी थोड़ी सी जरूरत लगने वाली है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन नंबर 2 की। क्लासिफिकेशन नंबर 2 जो होती है वो किस बेसिस पे होता है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। ठीक है भाई, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला मिक्सचर जो हमारा है विच इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए कौन कौन से होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिला के बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है? जो कम मात्रा में होता है, लेस। सॉल्वेंट कौन सा होता है? जो मोर, मतलब ज्यादा अमाउंट में। सॉल्यूट क्या होता है? जिसको डिसॉल्व किया जाता है, टू बी डिसॉल्व्ड। एंड सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज डिसॉल्विंग मीडियम। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं अब। और सॉल्यूशन क्या होता है? दोनों का कॉम्पोजिशन, मतलब नमक सॉल्ट सॉल्यूट है, सॉल्वेंट वाटर पानी है, और इन दोनों को मिला दोगे तो जो नमक का घोल बनेगा वो क्या है? वो सॉल्यूशन है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, अब सॉल्यूशन के बारे में कुछ इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल साइज होता है, मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो कितने बड़े होते हैं? वो बहुत ही छोटे होते हैं। कितने छोटे? 10 to the power -9 नैनोमीटर, सॉरी मीटर, जिसको हम नैनोमीटर भी बोल सकते हैं, 1 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर की रेंज में इसके पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे पार्टिकल हैं। और इतने छोटे कि ऑब्वियसली नेकेड आइज से तो नहीं विजिबल होने वाले हैं, ये नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज। और अगर अभी अभी हमने क्या पढ़ा, अगर आप अपीयरेंस के बेसिस पे नहीं बता पा रहे कि इसमें एक से ज्यादा चीजें घुली हुई हैं, तो वो कैसा टाइप का मिक्सचर होता है? वो होता है होमोजीनियस। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, तो ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है ना भाई, याद रखना है इसको। उसके अलावा सेकंड बात,
सोल्यूशन जो है डजंट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? अब जब भी आप एक बीकर ले लो, लेट्स से, उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, सॉल्वेंट होगा और ऑब्वियसली उसके अंदर डिजॉल्व सोल्यूट होगा। अगर वो पार्टिकल्स बड़े हैं, मतलब रिलेटिवली बड़े हैं, तो अगर आप उस सोल्यूशन पे लाइट मारोगे ना, मान लो टॉर्च है, मैं इसमें से लाइट मार रही हूं, तो ये पार्टिकल्स जो है इस लाइट को स्कैटर कर देंगे, अगर ये बड़े होंगे साइज में तो, है ना। अगर ये लाइट का पाथ आसानी से ब्लॉक करके उसे डिविएट कर पा रहे हैं तो। बट अभी हमने क्या पढ़ा कि सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। इसका मतलब वो इतने बड़े हैं ही नहीं कि वो इस लाइट का पाथ ब्लॉक करके उसे डाइवर्ट कर दें या कुछ कर दें। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, डजंट शो टिंडल इफेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। और सोल्यूशन क्या होता है? स्टेबल होता है, मतलब पार्टिकल सेटल डाउन नहीं करेगा। सोल्यूट डज नॉट सेटल डाउन इफ लेफ्ट टू रेस्ट। ओके, दिस इज द फैक्ट जिससे हम ये बता पाते हैं कि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन स्टेबल है या फिर नहीं है। अब बात करते हैं एक और। हम सबको क्या लगता है कि भाई जो सोल्यूशन होता है ना वो हमेशा लिक्विड हो। जब हम सोल्यूशन सोचते हैं तो क्या नमक का घोल सोच रहे हैं, चीनी का घोल सोच रहे हैं, लेमनेड सोच रहे हैं, ये सब तो लिक्विड है। बट क्या जरूरी है कि हमेशा सोल्यूशन लिक्विड ही हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन सॉलिड प्लस सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड प्लस लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड प्लस लिक्विड भी हो सकता है, गैस प्लस गैस भी हो सकता है। मतलब कोई भी कॉम्पोजिशन सोच सकते हो, वो पॉसिबल है। इट कैन बी अ सोल्यूशन। अब पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स। अब इतना पढ़ ही रहे हैं तो पता भी तो लगे ना कि कौन क्या क्या है। एग्जाम्पल सबसे पहला तो सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट क्या है? सॉलिड सॉल्यूट है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, लिक्विड। तो ये क्या हो गया? सॉलिड लिक्विड वाला सोल्यूशन हो गया। एक और आपकी बुक में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्या होता है भाई टिंक्चर ऑफ आयोडीन? टिंक्चर ऑफ आयोडीन के अंदर आयोडीन जो होता है वो होता है सॉल्यूट। तो इसके अंदर क्या होता है? आयोडीन सॉल्यूट एंड अल्कोहल जो है वो क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, इसको एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह में यूज किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब एयर को ले लो आप। एयर के अंदर सारे गैसियस कंपोनेंट्स है ना। एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, उसके अलावा मिसलेनियस गैसेस है बाकी की। तो ये क्या है? गैस, सारे गैसेस हैं। और अब ये एयर कैसा है सोल्यूशन? होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? होमोजीनियस है। क्यों? आप एयर को देख के पता लगा पाते हो कभी कि अच्छा ये वाला पार्ट इसका ऑक्सीजन होगा, ये वाला पार्ट इसका नाइट्रोजन है? नहीं पता कर पाते ना। एयर तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर कंपोनेंट जो है वो इस तरीके से फैला हुआ है कि आप नहीं, यू कांट फिगर आउट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अपीयरेंस वेदर इट कंटेन्स अ लॉट मोर थिंग्स और नॉट। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोला कि सोल्यूशंस क्या होते हैं? सोल्यूशंस होते हैं होमोजीनियस। तो हमने क्या पढ़ लिया? सोल्यूशन के फीचर्स डन, पार्टिकल का साइज पढ़ लिया, स्टेबल होता है ये पढ़ लिया, टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है ये पढ़ लिया, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लिए। अब कुछ टर्म्स रिलेटेड टू इट्स पढ़ लेते हैं। सोल्यूशन ना एक टाइप का, दो टाइप के हो सकते हैं। और कैसे? एक होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, एक होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और एक लास्ट टर्म हम पढ़ेंगे बस, सॉल्युबिलिटी, एंड देन वी विल एंड द लेक्चर। और इसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अलॉन्ग विद सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आएंगे, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं आने वाली है। तो
सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है? मान लो हमने पानी लिया और पानी के अंदर हमने 10 या 12 ग्राम सॉल्ट घोल दिया, और जैसे ही हमने इसमें सॉल्ट घोला ना, तो मान लो ये पानी की कैपेसिटी थी, मान लो, ठीक है, थियोरेटिकल है, मैं आई एम नॉट टेलिंग यू कोटिंग एनी एग्जैक्ट फिगर्स है, जस्ट टू एक्सप्लेन। तो मान लो मेरे पास आई हैव अ सैंपल ऑफ सॉल्वेंट, उसके अंदर आई पुट सम सोल्यूट, तो वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो हम उसके अंदर डाल सकते हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी है, मतलब वो जितना एक सॉल्वेंट कितना सोल्यूट अपने अंदर घोल सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, उसे हम बोलते हैं क्या? उस ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर इतना सोल्यूट घुल गया है जितना वो घोलने की टेंडेंसी रखता है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। मान लो मैं बोलूं कि एक ये सॉल्वेंट है, 1 लीटर सॉल्वेंट है, इसकी कैपेसिटी है 75 ग्राम शुगर घोलने की, और आपने अभी 60 ग्राम शुगर घोल रखी है। इसका मतलब ये अभी तक सैचुरेटेड नहीं है। सैचुरेशन का मतलब क्या है? मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना सोल्यूट उसने अपने अंदर घोल लिया है। अभी इसके पास कैपेसिटी और है ना, 15 ग्राम और घोल सकता है अपने अंदर, तो ये सैचुरेटेड नहीं है। तो जो सैचुरेटेड नहीं है वो क्या है? वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो एक ऐसा टाइप का सोल्यूशन जिसके अंदर मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर याद रखना है। क्यों याद रखना है? टेम्परेचर बोलना क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हमने पढ़ लिया, और सैचुरेटेड को कैसे डिफाइन करें? अ टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच हाउएवर इट कैन डिसॉल्व अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट। एनी सोल्यूशन, बेसिकली हम लिख लेते हैं एक बार सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? अ सोल्यूशन विच हैज डिसॉल्व्ड solute as much solute as it was capable of dissolving at a given temperature is called saturated, ठीक है, सोल्यूशन। तो आर्टिकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें जितनी कैपेसिटी थी सोल्यूट घोलने की उतना उसने घोल रखा है अपने अंदर, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे? अ सोल्यूशन विच इज केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग मोर सोल्यूट, मतलब अभी और घोल सकता है क्योंकि अभी वो सैचुरेट नहीं हुआ है, एट अ गिवन टेम्परेचर। अब देखो, इसको अगर आप लेमैन लैंग्वेज में समझोगे, बोलते हैं ना, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको बोलो यार अभी और पढ़ ले थोड़ा सा, तो वो बोलेगा नहीं यार मैं आज के लिए तो सैचुरेट हो गया हूं। अब आई डोंट नो ये कितना टर्म यूज करते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि सैचुरेट हो गया हूं का क्या मतलब है? कि उसके पास जितनी कैपेसिटी थी पढ़ने की उतना वो पढ़ चुका है। और अगर वो बच्चा और पढ़ रहा है इसका मतलब अभी तक वो अनसैचुरेटेड था, अब वो और पढ़ेगा तो सैचुरेट हो जाएगा। समझ के? इट्स जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है भाई। अब टेम्परेचर हम बोल रहे हैं, अब ये क्यों कह रहे हैं एट अ गिवन टेम्परेचर? क्या टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझते हैं। अगर एक सोल्यूशन है, मैं बोलूं यार इसने वही वाला लेते हैं एग्जांपल, 1 लीटर पानी है, 75 ग्राम शुगर उसके अंदर हमने डिसॉल्व कर लिया, और मैं बोलूं यार मेरे को तो अभी और डिसॉल्व करना है इसके अंदर, मतलब 75 नहीं, तो आप क्या बोलोगे? पॉसिबल ही नहीं है, तो सैचुरेटेड है। तो कोई आएगा और बोलेगा नहीं नहीं ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अब ये जो इसका सैचुरेशन है ये तो इस टेम्परेचर पे है ना, मतलब अगर हम एक सॉल्यूशन का टेम्परेचर रेज कर देते हैं, अगर हम एक टेम्परेचर सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो रेज कर दें, तो वो और सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। मतलब अगर हम इसका टेम्परेचर दे दें, इंक्रीज करें इसका टेम्परेचर, तो ये और मान लो 100 ग्राम शुगर घोल पा रहा है आफ्टर आई हैव इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। ऐसा सोल्यूशन जिसका जो सैचुरेटेड था, ठीक है, ऑलरेडी एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ले रहे हैं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं,
तो उसका सॉल्युबिलिटी मतलब जितना सॉल्यूट उसके अंदर सॉल्यूबल रह सकता है वो भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, सैचुरेटेड तो वो ऑलरेडी था, बट अब हम उसे और ज्यादा सॉल्यूट डाल रहे हैं उसके अंदर बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, तो वो सुपर सैचुरेट हो गया। मतलब वो जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे भी ज्यादा सॉल्यूट घोल पा रहा है। वाई? बिकॉज वी हैव इंक्रीज्ड इट्स टेम्परेचर। तो इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। लिख लेते हैं इसके बारे में भी, या जस्ट अ सेकेंड। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, more solute can be dissolved in it. Such a solution is called super saturated solution. याद रखेंगे, saturated solution। और बस लास्ट एक टर्म पढ़ लेते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? अब देखो जितना हम सॉल्यूट डाल पा रहे हैं उसको क्वांटिफाई करना भी तो जरूरी है ना। मान लो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है, मैं बोलूं कि भाई ये सैचुरेटेड है, और कोई मेरे से बोले कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो एक गिवन टेम्परेचर पे एक डाल पा रहे हैं हम एक सॉल्वेंट के अंदर इन ऑर्डर टू सैचुरेट इट, उसको हम बोलते हैं कि ये इसकी सॉल्युबिलिटी है। मतलब वो मैक्सिमम सॉल्यूट जो एक सोल्यूशन अपने अंदर डिसॉल्व कर ले रहा है एट ए गिवन टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं कि हाँ भाई दिस इज द सॉल्युबिलिटी। मान लो जैसे पिछले वाले केस में 75 ग्राम्स वो डाल पा रहा था एट अ गिवन टेम्परेचर, इंक्रीज करने के बाद की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल रेगुलर टेम्परेचर पे वो सोल्यूशन कितना अपने अंदर सॉल्यूट घोल पा रहा है उस अमाउंट को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो पीछे जो हमने 1 लीटर के सॉल्वेंट का केस पढ़ा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या थी? 75 ग्राम्स थी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी लिख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can be dissolved at a given temperature to form a saturated solution. अब बात करते हैं उल्टी केस की। अभी हम क्या कह रहे थे कि सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व करेगा। तो व्हाट इफ हम अदर वे राउंड करें, मतलब अब अगर हम टेम्परेचर इसका डिक्रीज करें तब क्या होगा? अगर हम एक सोल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो भी सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। पहले टेम्परेचर इंक्रीज करके ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज करके जो डिसॉल्व सोल्यूट है वो भी डीक्रिस्टलाइज हो जाएगा। मतलब मान लो अगर पानी के अंदर चीनी घुली है, पानी के अंदर चीनी घुल जाए तो चीनी के दाने तो नहीं दिखते, बट अगर हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करें तो चीनी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा और चीनी के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। और अगर मान लो सॉल्ट होता तो सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिल जाते। तो जब भी हम किसी सोल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी मतलब जितना उसने सॉल्यूट घोला है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? सॉल्यूट अपने आप को क्रिस्टलाइज कर लेगा। अब ऐसा क्यों होता है? जब भी सॉल्यूट को एक सोल्यूशन में डिसॉल्व करना ना तो वो हीट को अब्सॉर्ब करता है। तभी जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही थी, क्योंकि एक्स्ट्रा सॉल्यूट को हम हीट दे रहे हैं कि ये लो एक्स्ट्रा हीट और डिसॉल्व हो जाओ, तो वो हो रहा था। बट अब हम उनसे हीट वापस ले रहे हैं तो जो ऑलरेडी हीट लेके डिसॉल्व हुए हुए हैं उनकी भी हीट उनसे चली जाएगी, इसीलिए वो डीक्रिस्टलाइज हो जाएंगे। ठीक है, नॉट डीक्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जब हम एक सोल्यूशन का टेम्परेचर कम करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट ऑल्सो कम हो जाता है। वाई? बिकॉज सॉल्यूट अब्सॉर्ब्स हीट टू गेट डिसॉल्व्ड, और अगर उसको हीट ही नहीं मिलेगी, इनफैक्ट उसकी हीट और कम कर दी जाएगी तो वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और अगर ये वापस से आप इसको हीट कर दोगे तो उसका टेम्परेचर उसको वापस से मिल जाएगा, जो भी सोल्यूट पार्टिकल्स अलग से क्रिस्टलाइज हो वो डीक्रिस्टलाइज, मतलब वो वापस से सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर, हमने पढ़ा सोल्यूशन के बारे में, सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, और सोल्यूशन और सोल्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस किया है। अगली क्लास में हम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कोलॉइड एंड सस्पेंशन के बारे में। ठीक है, तो प्लीज रिवाइज करना है इसको एंड वील ऑल्सो प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।